पहले ए वाला लिख देना, यहाँ पर हेडिंग दे देना इम्पल्स, इम्पल्स लिखने के बाद ए वाला डिफिनेशन, आई बराबर हो जाएगा 1 × टी, ठीक है ना। यहाँ पर फिर ए लिख लेना, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, ए वाला। उसके बाद ए वाला नोट लिख करके नोट में ए वाला सब कर लेना है। पहला P बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, 3 फार्मूला मेनली है। P बराबर mv, मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी हो गया। उसके बाद इम्पल्स का फार्मूला चेंज इन मोमेंटम, मतलब m2 v2 माइनस m1 v1। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2 v2 माइनस m1 v1, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस पर पिछला दिन एक तो क्वेश्चन हम लोग किए भी थे। उसके बाद फोर्स जो होता है वो मोमेंटम से रिलेटेड है, dp/dt फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद यहीं से dp को हम लोग I लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है I/t, और p को हम लोग mv भी लिख सकते हैं, तो mv वाला से यहाँ पर आ जाएगा m dv/dt, और dv/dt को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसको अगर दूसरा हिस्सा, मतलब अगर यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर कांस्टेंट m को माने हैं, अगर v को कांस्टेंट मान ले तो ये फार्मूला बन जाता है dm/dt। लगभग हर फार्मूला पे एक एक क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, है ना। इस पर भी हम लोग क्वेश्चन किए थे, v dm/dt। तो मास का वैल्यू जैसा दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो कि मास 1 kg पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है, तो हम dm/dt का वैल्यू क्या लेंगे, 1 kg ले लेंगे, है ना। वहाँ पर दिया हुआ रहता है कि मास है ना, जैसे मान लो कि वाटर किसी हॉल से गिर रहा है नीचे, वो गिर रहा है 1 kg पर सेकेंड, तो ऊपर में क्या है, मास है, नीचे में टाइम, मतलब वो एक तरह से dm/dt को ही बता रहा है। तो वहाँ पर dm/dt हम लोग 1 ले लेंगे, अगर 2 kg पर सेकेंड है तो 2 ले लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्व किए थे उसको। तो ये ओवरऑल फार्मूला है चैप्टर का। अभी इसमें हम लोग क्वेश्चन एक तो अभी इम्पल्स वाला करते हैं, ठीक है ना, इस पर बेस्ड। इम्पल्स बराबर क्या है, फोर्स इंटू टाइम, यहाँ से भी आ जाएगा। फोर्स बराबर I/t है ना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, t × a। मिटा दें, हो गया सर। इस सब का मतलब समझ रही हो ना, P का मतलब, P क्या है, मोमेंटम है, I क्या है, इम्पल्स है, और बाकी तो सब नॉर्मल है, v वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, मास, ये सारा। एक बार घर पर जाओगी ना तो ये वाला PDF हम दे देंगे, उसको रीड कर लेना शुरू से, अच्छा जो डाउट होगा एक बार पूछ लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। अच्छा अच्छा, ओ आज रहने दो, फिर नेक्स्ट वीक से ही करते हैं। और तो हम देखे ग्रुप में किसी का मैसेज नहीं आया है, तो हम सोचे आज ऑफ ही रखना है। ठीक है, हो जाने दो एग्जाम। लास्ट एग्जाम कब हो रहा है इन लोग का? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इस वीक भर रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट वीक से करते हैं फिर। इम्पल्स क्या करोगे, चेंज इन मोमेंटम करोगे ना, m2 v2 माइनस m1 v1। m तो पता है, m तो चेंज होने वाला है नहीं, तो m इंटू v2 माइनस v1। इसमें दो तो वेलोसिटी दिया हुआ है, डायरेक्शन चेंज हुआ है, मतलब दो वेलोसिटी है। अगर v1 को पॉजिटिव ले रहे हो तो v2 को निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। देखो हम लोग इम्पल्स बराबर फार्मूला क्या पढ़े, I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ना, चेंज इन मोमेंटम मतलब कि m2 v2 माइनस m1 v1। अब एक ही बॉल है तो बॉल का मास तो चेंज होगा नहीं, तो m1 m2 लिखने का मतलब नहीं, दोनों एम ही होगा, तो m इंटू v2 माइनस v1। अब यहाँ पर देखो ये v1 है, v2 वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। अब वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाता है। अब मान लो कि बॉल इधर से जा रहा होगा, जा करके इसे टकराया, टकराने के बाद वापस इस डायरेक्शन में रिटर्न हुआ, तो v1 अगर तुम लोग ले रहे हो इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, तो v2 कितना लेना पड़ेगा, v2 तो रिटर्न हो रहा है ना, तो m-12 लेना पड़ेगा, क्योंकि बैट से जब मारा तो बैट से टकराने के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है बॉल, तो v2 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। अब हम लोग करना है v2 माइनस v1, m इंटू v2 कितना है, -12, और माइनस v1 कितना है, 12, तो कितना हो जाएगा, मास इंटू -24,
बराबर माइनस ऑफ मास का वैल्यू कितना है 0.15 और इंटू 24 ये मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 3.6। यहाँ पर माइनस साइन को हम लोग इग्नोर करके और इसका ए ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू 3.6। तुम्हारा स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड ही हम लोग लेते हैं। इम्पल्स का लेकिन चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम तो तुम्हारा वेक्टर है, तो इम्पल्स तो वेक्टर ही होगा। एक बार देख लो तो इम्पल्स वेक्टर है या स्केलर है। एफ इंटू टाइम वेक्टर ही होगा, क्योंकि फोर्स तुम्हारा वेक्टर है ना, तो फिर लेंगे इसका डायरेक्शन हम लोग ले सकते हैं। आई बराबर हम लोग का हो रहा है एफ इंटू पी, है ना, और एफ तो वेक्टर है, तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। तो निगेटिव साइन हम लोग ले लेंगे। जिधर से बॉल आ रहा था ना स्टार्टिंग में, निगेटिव कौन है इस डायरेक्शन में ना, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा इम्पल्स। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया है तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे 3.6। ये क्या बता रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है ना कि इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा ना, स्टार्टिंग में बॉल जिधर से आ रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिधर से बॉल आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेकर के चले तो इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा। मतलब फोर्स जो है जिधर से बॉल आ रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि जो इम्पल्स का डायरेक्शन होगा ना वही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा, इसलिए बॉल फाइनली अपोजिट डायरेक्शन में भागा है। ठीक है, समझ में आया? क्या नाम है तुम्हारा? मेघा। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? इसमें तो कुछ है नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इम्पल्स निकालने के लिए आता है तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखो एक तो कंसेप्ट है, एक थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना है। इसमें अगर मान लो कि तीन फोर्स तीन डायरेक्शन में इस तरह से अगर लग रहा हो ना, एक देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको तीन तरफ से रस्सी से बांध दिए, तो एक तो इधर फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा। तो इन तीनों का जो रेशियो होता है ना, पी पी देखो ए वाला फोर्स है तो इसके अपोजिट वाला एंगल लेना रहता है, पी बटा साइन अल्फा। क्यू ले रहे हो तो इसके अपोजिट वाला एंगल ले लो साइन बीटा, और आर ले रहे हो तो इसका अपोजिट वाला एंगल क्या लोगे साइन गामा। कभी कभार ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे सोल्व करने का इसका और भी तरीका है। और कैसे सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के लिए अगर किसी तरह से एंगल हम लोग पता कर लेते हैं ना तो इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे। आर कॉस यहाँ पर जो भी एंगल आएगा वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ करके और सबको मतलब क्या करोगे इक्वल कर दोगे, सारे हॉरिजॉन्टल वाला एक साथ और सारे वर्टिकल वाला एक साथ। तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कभी कभी होता है ना कि इस मेथड से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो ये भी जो थ्योरम है ना याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं लेमिस थ्योरम है। तो एक बार हेडिंग दे देना लेमिस थ्योरम, और ए वाला फिगर बना करके और ए वाला फार्मूला नोट कर लेना। इस पर हम लोग एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं तो एक क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। मान लो तीनों एंगल दे दिया, दो फोर्स दे दिया, बताओ पूछेगा कि बताओ तीसरा, या कोई भी दो दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों एक साथ सोल्व करना हो सकता है पी दे दे, साइन अल्फा दे दे, साइन बीटा दे दे, क्यू निकालने के लिए बोल दे। देखो इसमें हम लोग को क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, इसका मास कितना हो जाएगा m1, इसका मास m2। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है और टी का वैल्यू, इस रस्सी में कितना टेंशन है। और जब इसको हम लोग छोड़ेंगे ना तो जो भारी रहेगा उस तरफ हम लोग मान के चल रहे हैं कि m1 का मास ज्यादा है, m1 ग्रेटर देन m2। जो भारी रहेगा मान लो उस डायरेक्शन में गिरना शुरू हो जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन ए पूछा जा सकता है कि जब एक गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा पहला, या दूसरा जब एक गिर रहा होगा तो इस रस्सी में टेंशन फोर्स कितना होगा। ये दो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हम इस बॉडी का बना रहे हैं तो इसमें लगने वाला सारा फोर्स यहाँ पर दिखा देंगे। एक तो फोर्स नीचे लग रहा है m1g और दूसरा टेंशन फोर्स, दो ही फोर्स लग रहा है। इसमें बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो m2g नीचे की ओर, है ना, डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन देना जरूरी होता है और वो सही डायरेक्शन होना चाहिए, वो अगर गलत होगा तो फिर नहीं सॉल्व होगा। और T1 कहाँ, टी कहाँ पर लग रहा है ऊपर की ओर। रस्सी वाला में ध्यान ये रखना है कि ये जो एरो का साइन होता है ना हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और दूसरा एक ही स्ट्रिंग, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन रहेगा तो टी दोनों का चेंज हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका जो टेंशन होगा वही टेंशन इस रस्सी का भी होगा। ये दो चीज ध्यान में रखना है। अब इसको हम लिखना, इक्वेशन इसके लिए लिखना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जा रहा है ना, तो टी और m1g इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, m1g बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है लेकिन ओवरऑल नीचे जा रहा है, इसका मतलब m1g बड़ा है। तो हम लोग लिखेंगे m1g माइनस टी इज इक्वल टू टोटल फोर्स, m1g माइनस टी इज इक्वल टू टोटल फोर्स होगा ना।
अब फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर m1 इंटू ए, यहाँ पर ध्यान रखना m2 मत लिखना, ठीक है ना। जिसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लिख रहे हैं ना, उसी का मास लेंगे यहाँ पर। ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। अब इसके लिए बताओ तो क्या लिखना चाहिए हम लोग को। पहले तो देखेंगे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2, एक ऊपर और एक नीचे। बड़ा कौन है, T ऊपर वाला। हम लोग क्या लिखेंगे, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू ए। एक्सेलरेशन तो दोनों बॉडी का सेम ही होगा, है ना। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देना है। दो इक्वेशन आ गया, दो तो अननोन है, ए और टी, दोनों हम लोग को मिल जाएगा। सॉल्व करो। अगर ए नीचे गिर रहा है तो नीचे वाला ये फोर्स ज्यादा है, ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब टी ज्यादा है ना। जो ज्यादा रहेगा उसमें से घटा देंगे तो ये हमेशा अपने पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। अब देखो तो यहाँ से टी और टी कैंसिल हो रहा है ना, ये बच जाएगा m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, ए कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 होगा, या फिर यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, g कॉमन ले सकते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई, अगर a को छोड़ दो तो a वाला नीचे डिवाइड में चला आएगा, m1 प्लस m2। ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट आ गया, एक्सेलरेशन। दूसरा आप टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस a के वैल्यू को ऊपर रख देंगे कहीं पर, है ना। a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो t मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से t निकाल लो और इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं और t को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका साइन इधर आकर निगेटिव हो जाएगा। m1g माइनस m1a इज इक्वल टू t, ऐसा हो जाएगा ना। m1 कॉमन आ रहा है तो, या फिर अभी रहने दो, m1g माइनस m1 इंटू ए के जगह पर क्या पुट कर दे, g इंटू m1 माइनस m2, g इंटू m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2। ए टी का वैल्यू होगा इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई कर दो। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को इससे और इसको इससे, क्या हो जाएगा, m1 स्क्वायर g फिर प्लस m1 m2 g, ये वाला माइनस में जाएगा, माइनस m1g इंटू m1 मतलब m1 स्क्वायर g और माइनस माइनस प्लस कितना, m1 m2g ना, m1 m2g, ये हो गया इज इक्वल टू, देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m1 स्क्वायर जी और m1 स्क्वायर जी, ये कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 m1 m2 g बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, और तो कुछ अलग नहीं हो रहा है, 2g इंटू m1 m2 बटा m1 प्लस m2। एक किसका वैल्यू आ गया, t का, ये नोट कर लो इसको। अब एक का नेक्स्ट वाला तुम लोग करके देखो तो मेरा बनता है कि नहीं, क्या नोट नहीं किया क्या कोई। यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक रस्सी है तो ऊपर में टेंशन फोर्स T लगेगा, मास है तो नीचे इस पर फोर्स mg लगेगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टेंशन फोर्स T ऊपर और mg/2 नीचे, है ना। mg/2 हो जाएगा ना, क्योंकि m/2 तो ये पहले से ही है, बस g लगा देना है, mg/2 हो गया। एक्सीलरेशन किधर दिखा, इधर दिखा देते हैं, इधर वाला ज्यादा भारी है, ये होगा। तुम उल्टा भी दिखा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, निगेटिव आ जाएगा आंसर। हम जनरली वही लेके चलते हैं जो भारी, अगर पता चल गया कि ये भारी है तो उस डायरेक्शन में दिखा देंगे, थोड़ा सॉल्व करने में सुविधा होता है। इसका एक्सीलरेशन इधर हो जाएगा। अब इसके लिए क्या लिखोगे, नीचे कौन सा है, mg ज्यादा भारी है ना, तो हम लोग लिखेंगे mg माइनस t इज इक्वल टू ma। इसके लिए क्या लिखोगे, t माइनस mg/2 ना, इज इक्वल टू क्या, ma की m/2 है, हाँ यहाँ पर मास टोटल है m/2 इंटू ए।
अब इन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये वाला कैंसिल हो गया, ये हो गया एम जी माइनस एम जी बाई टू। हाँ ऐसे भी पूरा में से आधा निकल गया तो आधा ही बचेगा, है ना, पूरा एम जी था, एम जी में से आधा एम जी निकल गया तो बच जाएगा आधा एम जी बाई टू। और इधर एम ए था, मतलब एक पूरा था और आधा और जोड़ दिए तो 1.5 हो गया ना, 3/2 लिख देते हैं, 3 ma/2। एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, g/3 इज इक्वल टू ए। ए बराबर आ गया g/3। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर है ना, अंदर में ढका हुआ है, इसको नोट कर लो। क्या डायरेक्ट फार्मूला से, फार्मूला से नहीं बनेगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहेगा नहीं, सब में कुछ ना कुछ मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता है, इतना सिंपली वो देगा नहीं। फार्मूला से बनाई हो, ये वाला प्रोसेस सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है, फार्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन तुम नहीं सॉल्व कर सकोगे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर देता है, एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो मेन कैसे आता है वो सीखना होगा। नहीं टी का नहीं निकालना है, पर निकालना रहा तो निकाल सकते हैं, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ पर ए का वैल्यू पूछ दिया तो टी का अगर वैल्यू पूछ दिया तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा। एम कॉमन ले लो, जी माइनस ए का वैल्यू कितना था, g/3 इक्वल टू टी, या एम इंटू ए घटा दो, 3g में से एक जी गया तो 2g/3 इज इक्वल टू टी। टेंशन कितना आ गया, 2/3 mg। टी भी हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, नोट कर लो इसको। देखो तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फ्री बॉडी डायग्राम हर एक बॉडी का निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उन दोनों को सॉल्व कर देंगे। हम लोग को दो चीज चाहिए तो दो इक्वेशन कम से कम होना चाहिए, तब दो अननोन हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस बॉडी को लेकर के जो इस पर फोर्स लग रहा था वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। एक मास है तो मास वाला एम जी तो हमेशा नीचे की ओर लगेगा ना, ग्राउंड की तरफ ही लगेगा। एक दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा होता है ना उस पर परपेंडिकुलर लगता है। एक नॉर्मल फोर्स हम लोग ड्रॉ किए, दूसरा m2g फोर्स किया, और तो कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, एक टेंशन फोर्स लग रहा है, ये तीसरा फोर्स हो गया। टोटल 3 फोर्स लग रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी फोर्स का डायरेक्शन सीधा नहीं है, फोर्स का देखो जो भी डायरेक्शन है ना बिल्कुल वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, मतलब एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के साथ में होना चाहिए। जैसे तैसे जहां तहां दे देगा ना तो हम लोग उसको मतलब बैलेंस नहीं कर पाए, लिख नहीं पाएंगे कि किसके बराबर कौन सा होगा, किसमें से किसको घटाए। घटाने के लिए या जोड़ने के लिए या तो सारा का सारा फोर्स एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तब हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो फोर्स दिया हुआ है ना, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेंशन फोर्स इधर दिख रहा है, हमको इस फोर्स के अपोजिट में एक दूसरा फोर्स चाहिए ताकि हम लोग सही से इक्वेशन को लिख सके। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि ये जो m2g है ना इसको दो पार्ट में बांट लेंगे। देखो यहाँ पर थीटा एंगल है तो ये वाला कितना, ये तो 90 डिग्री है ना, ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा, थीटा हो जाएगा फिर से। चलो इसको थीटा लिख लेते हैं। अगर इसको थीटा लिख लिए तो इसका कंपोनेंट इस पर कितना आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट सामने होगा 90 डिग्री। ये वाला जो लाइन है ना इस पर 90 डिग्री होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल ऊपर की ओर हो गया, इसके जस्ट अपोजिट में ये अगर m2g है ना तो यहाँ पर क्या आएगा m2g cos थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा के साथ ही लगा हुआ है, थीटा के साथ वाला जो होता है वो cos थीटा होता है, और अपोजिट वाला क्या होता है sin थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा m2g sin थीटा। मतलब ये जो बॉक्स है ना पहला वाला, इस बॉक्स पर ये जो फोर्स लग रहा था m2g, इसको हम लोग दो पार्ट में परपेंडिकुलर तोड़ दिए, ब्रेक कर लिए। पहले भी हम लोग ब्रेक करते थे लेकिन पहले सीधा साधा ऐसे रहता था, ठीक है ना, ये रहता था कुछ आर, तो नीचे आर कॉस थीटा लिखते थे, इधर आर साइन थीटा रहते थे लिखते थे, है ना। ये वाला थोड़ा सा अपोजिट है, 90 डिग्री तुमको इस तरह से करके दिया हुआ है, ये जो 90 डिग्री है ना ऐसे करके बना हुआ है, और बीच में तुम्हारा आर वाला आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा है तो हम लोग आर कॉस थीटा इधर और आर साइन थीटा इधर लिख लेंगे, है ना।
अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिखाया है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो M1G होगा और दूसरा ऊपर की ओर टेंशन फोर्स होगा, दो ही होगा, है ना। आगे जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तो वो इसमें सटा हुआ रहेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, तो अभी तो वो है नहीं तो उसको भी इग्नोर करते हैं हम लोग। तो अगर इस बॉडी के लिए लिखेंगे, ये नीचे क्या है, M1G और ऊपर T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M1 इंटू ए, यही ना। सेकेंड वाला के लिए ऊपर जा रहा है ना बॉडी, तो T ज़्यादा बड़ा है, T माइनस नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, M2G साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, M2 इंटू ए। यहाँ M2G साइन थीटा मत लिखना, मास तो मास ही है ना। हम लोग जब नेट फोर्स लिखते हैं ना, ये क्या हो गया, इतने में से इतना घटाए तो नेट फोर्स, ये नेट फोर्स किस बॉडी पे लग रहा है, इस बॉडी पर, तो इस बॉडी के मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो हम उस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लिए, ठीक है ना। मतलब M2 को ब्रेक नहीं करना है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, T से T कैंसिल, यहाँ पर M1 और M2 जी सिर्फ कॉमन आ रहा है ना, M1 माइनस M2 साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर ए कॉमन आ रहा है, M1 और प्लस M2 जोड़े हैं हम लोग, घटाए नहीं है ना। अब यहाँ से ए निकाल लो तो G इंटू M1 माइनस M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया। पहला वाला का आंसर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला के लिए अब वैल्यू हम लोग को निकालना है। ए का वैल्यू कहाँ, इसमें पुट कर देते हैं ना, तो M1G या M1 कॉमन ले लो ना, इधर हो जाएगा G माइनस ए इज इक्वल टू T, यहाँ से होगा तो M1 इंटू G माइनस ए के जगह पर क्या लिखना है, G इंटू M1 माइनस M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, इतना इज इक्वल टू T ना। G भी बाहर निकाल लो, तो M1 G बाहर, क्योंकि G दोनों में है, ये आ जाएगा 1 माइनस M1 माइनस M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये पूरा में नहीं आएगा, ठीक है ना, इतना इज इक्वल टू T। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो M1G ये आ जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M1 और माइनस माइनस प्लस M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T। यहाँ से M1 और M1 कैंसिल हो रहा है, तो M2 भी बाहर आ जाएगा ना, तो आ जाएगा M1 M2 G और ये बच गया 1 प्लस साइन थीटा सिर्फ बटा M1 प्लस M2 और इक्वल टू T, 80 का वैल्यू आ गया, M1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा M1 प्लस M2। नोट कर लो तो जल्दी से।